हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो अर्जुनास, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा, जैसा कि आपको पता है, अनफॉर्चुनेटली कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम आपको क्लास दे रहे हैं पी ब्लॉक की 13th ग्रुप की। इसी क्लास के साथ आपका पी ब्लॉक का 13th ग्रुप फिनिश हो जाएगा, सिर्फ 14th ग्रुप बच जाएगा। तो ध्यान से आज की क्लास को सुनिएगा, समझिएगा। आज की क्लास में जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, बोरेक्स की प्रिपरेशन पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़नी है, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है जो बोरेक्स की प्रॉपर्टी ही है, बोरेक्स बीड टेस्ट। इसके बाद जो पढ़ना है हमें प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। हालांकि प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, बट फिर भी बता देंगे थोड़ा सा आपको कि किस बारे में बात कर रहे हैं। एंड एलम्स लिखे हुए हैं, एलुमिना लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा हुआ है, इनकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में बात होनी है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये एक्सक्लूसिवली जेई एडवांस के टॉपिक है। जेई एडवांस में ये भी जेई मेन में नहीं आता है, ये भी जेई मेन में नहीं आता है। हालांकि इसकी प्रॉपर्टीज जेई मेन में कर चुके हैं हम लोग, बट सिर्फ टॉपिक का नाम बता रहा हूं मैं। ठीक है, एंड ये वाला जो टॉपिक है ये जेई मेन में भी है एज वेल एज जेई एडवांस में भी है। तो चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स होता क्या है, फॉर्मूला क्या है उसका, Na2B4O7.10H2O। इसका एक और नाम भी होता है जो इंडिया में बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, दैट इज टिंकल, या एक और नाम से भी बोला जाता है, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, सुहागा बोलते हैं इसे। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाती है, इसकी प्रिपरेशन करी जाती है कॉलेमेनाइट ओर से। कॉलेमेनाइट ओर दैट इज Ca2B6O11 Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। इसका रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी कि Na इधर आ जाएगा और Ca उधर चला जाएगा। क्या बन गया, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया सर, साथ में बन जाएगा दो Na इधर आ जाएंगे, Na2B6O11। ये टूट जाएगा किसमें, दो NaBO2 में, और साथ में Na2B4O7। ठीक, अब ऑब्वियसली इन तीनों को हमें सेपरेट करना है, क्योंकि हमें तो Na2B4O7 चाहिए, दैट इज इसके क्रिस्टल्स चाहिए। तो क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें पानी डालिए। जैसे आप इसमें पानी डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। ये पता है आप लोगों को बात, चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। याद है हाइड्रोजन में हमने हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ा था, उसमें कहा था हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, जो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट से भी होती थी, उसको हीट करते थे तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता था और वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे आ जाता था। वही यहां पर भी हो रहा है, ये सेपरेट हो गया, छान लिया हमने, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट तो निकल गया, बच क्या गया, NaBO2 बच गया, दो लिखने हैं दो लिख लो, और साथ में Na2B4O7 बच गया। ठीक है सर, बेटा अब इसका कराएंगे हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, जैसे हम इसका फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे, ये दोनों में से ये क्रिस्टल्स सेपरेट हो जाएंगे, वो सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा और इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ठीक है, और क्रिस्टल्स बनेंगे फिर भाई Na2B4O7.10H2O बन जाएगा। बोरेक्स आपने देखा भी होगा शायद, या आपने प्ले भी किया होगा बच्चों के एक प्रोडक्ट से जिसे हम स्लाइम बोलते हैं। स्लाइम, स्लाइम बनाने के लिए मेनली बोरेक्स का ही यूज किया जाता है। घर पे हमारे भी यहाँ बच्चे हैं, अगर उन्हें भी कभी स्लाइम वगैरह बनाना होता है तो हम बोरेक्स की हेल्प से ही बनाते हैं। मेरे पास है भी बोरेक्स, एक बार मैं मंगवा लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेक। बोरेक्स वाला डब्बा ऊपर रखता है दोबारा क्या, कितने। तो ये रहा बेटा बोरेक्स। पता नहीं आपको इसका नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है यहां पर या नहीं आ रहा है, आई थिंक नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ नाम इसका, बोरेक्स लिखा हुआ। ठीक है, बोरेक्स वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। लेट मी ओपन इट एंड शो इट टू यू। थोड़ा हाथ में रख लेते हैं इसको, बोरेक्स को।
लेट मी ट्राई वेदर यू आर एबल टू सी इट और नॉट। नहीं नजर आ रहा ना, लाइट बंद करते हैं तब नजर आएगा। छोटी वाली लाइट अब दिख रहा है? अब हाँ, हैंड में दिख रहा है ना, दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये बोरेक्स ही है जी ये, ठीक है। चलिए, वैसे तो मुझे हैंड वॉश करने चाहिए, बट चलो कोई नहीं, बाद में कर लेंगे। तो ये रहा बोरेक्स। बोरेक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज बोरेक्स की स्ट्रक्चर। रियल फॉर्मूला भी बताएंगे, ये तो Na2B4O7.NH2O लिखने के लिए लिख दिया जाता है, रियल फॉर्मूला बताएंगे, बट पहले बोरेक्स की स्ट्रक्चर। बोरेक्स की स्ट्रक्चर बनाना बेटा साथ में सीख लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बनने के बाद बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लगेगी। उस कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ बनाते रहिए। जैसे क्या, एक ब्रैकेट रखिए, ठीक, इसके अंदर 4 बोरॉन लगा दीजिए, वहां पर लगाइएगा जैसे कि एक काइट के 4 कॉर्नर्स होते हैं, उन 4 कॉर्नर्स पर बोरॉन लगा दीजिए। लगा दिया, बी 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 बी। हर एक बोरॉन को बाकी 3 बोरॉन से जोड़िए विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। बीच में ऑक्सीजन रखिए, इधर भी बोरॉन उधर भी बोरॉन से जोड़ दीजिए, ठीक है। सिर्फ सिर्फ 2 बोरॉन को 2 से जोड़िएगा, बाकी 2 को 3 से जोड़िएगा। जैसे मैं मान लेता हूं ये बोरॉन और ये बोरॉन, दोनों को मैं बाकी तीनों बोरॉन से जोड़ूंगा। इसको भी बाकी तीनों से, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इसको भी बाकी तीनों से जोड़ूंगा, इससे भी, इस वाले बोरॉन को इससे भी, इस वाले बोरॉन को इससे भी, ठीक है। जो बाकी 2 बोरॉन बच गए ये दोनों, इनको 2 बोरॉन से जोड़िएगा, 3 से नहीं, 2 बोरॉन जोड़िएगा, आपस में मत जोड़िएगा, आपस में जोड़िएगा। देखिए देखिए देखिए, बनाएंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। क्या करना है आपको, ये बोरॉन को इससे जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया, देखिए हर एक बोरॉन, आप ऐसे याद समझ आ गया पिछली वाली लाइन, ठीक है। नहीं समझ आई, एक और तरीका बता देता हूं। हर एक बोरॉन को बाकी 3 बोरॉन से जोड़ दीजिए विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। जैसे ये वाले को भी जोड़ देना, बट बाद में ये वाला रिमूव कर देना, ये बीच में ऑक्सीजन आएगा ना, उसको रिमूव कर देना। लो भी बन गया सर, इतना तो बन गया, ठीक है। अब हर एक बोरॉन को OH से जोड़ दीजिए विद द हेल्प ऑफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जगह नहीं है तो मैं यहां पे ऐसे लिख दूंगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड OH के साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड OH के साथ, डोनर है ये O डोनर है, तो एरो इधर आएगा, एरो इधर आएगा, OH OH OH। O डोनर है तो एरो इधर से इधर की तरफ है, O से H की तरफ, O से B की तरफ है, ओके बी, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, इतना भी हो गया। और इसके बाहर होंगे 2 Na पॉजिटिव, यहां पर होगा 8H2O। अब जरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, बताइए। 4 बोरॉन में से जो 2 बोरॉन है, एक ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन बताइए। बता देते हैं सर। बोरॉन ने 4 बॉन्ड्स बना रखी है, 0 लोन पेयर है तो sp3 होगा। ये भी 4 बॉन्ड्स बना रखी है, 0 लोन पेयर है बोरॉन के पास, sp3 होगा। व्हाट अबाउट दीज टू, इस बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन और इस बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन। सर इन्होंने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं विद 0 लोन पेयर, sp2 sp2। 4 बॉन्ड पेयर्स, 0 लोन पेयर, क्या ये टेट्राहेड्रल यूनिट होता है? 2 टेट्राहेड्रल यूनिट हो गए। 3 बॉन्ड पेयर्स, 0 लोन पेयर, ये भी 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, क्या ये ट्रायंगुलर प्लेनर यूनिट होगा? यस। क्या आपको पता है ये नॉन प्लेनर होता है, ये प्लेनर होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पूरा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाएगा, ठीक। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 Na बाहर, 2 Na बाहर, अंदर B के साथ 4 B हैं, 1 2 3 4, हाँ 4 B हैं, 5 O है, 5 O है, दिखाओ, 1 2 3 4 5, और 4 OH है, 1 2 3 4,
देखो सारी चीजें जो इस पे समझाई हैं वो नेक्स्ट पेज पे हमने लिखी हुई है। 2 बोरॉन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यस। टेट्राहेड्रल होंगे, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। 2 बोरॉन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यस। 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है, ट्रायंगुलर प्लेनर होंगे। जो फॉर्मूला तो यही था, ठीक है। ये लुईस एसिड होगा, बताने वाली कोई बात है ही नहीं। जिस भी बोरॉन ने 3 बॉन्ड्स बना रखी हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो किसी से लोन पेयर ले सकता है। जो लोन पेयर लेता है वो लुईस एसिड कहलाता है। खत्म। नेक्स्ट, नॉन प्लेनर होगा, ये तो बता ही दिया। ये नॉन प्लेनर, ये 2 प्लेनर, तो पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन प्लेनर। ये चेयर फॉर्म में पाया जाता है, आपने ऑर्गेनिक में देखा होगा, चेयर फॉर्म बॉट फॉर्म, उसमें से चेयर फॉर्म लिखा है, ठीक। सर ये फॉर्मूला कहां से लिख लिया, अभी अभी जस्ट प्रूव किया, जस्ट अभी अभी प्रूव किया, देख लो। 2 Na बाहर, अंदर 4 ब्रैकेट के अंदर 4 बोरॉन होंगे, 5 ऑक्सीजन होंगे, 4 OH होंगे, डॉट 8H2 होगा। प्रूव करो, ब्रैकेट के अंदर 4 बोरॉन, 1 2 3 4, 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, 4 OH, 1 2 3 4, और बाहर 8H2, ठीक। फॉर्मूला जो जो चीजें लिखी हुई थी वो सारी पहले एक्सप्लेन कर दी थी, बट नेक्स्ट पेज पे लिखी भी हुई है। आगे बढ़े बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स की अब हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पहली बात तो बोरेक्स 3 फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और कौन सी 3 फॉर्म में, पहला प्रिज्मेटिक बोरेक्स, जो अभी आपको मैंने अपने हाथ में दिखाया भी था, जिसकी हमने अभी अभी स्ट्रक्चर भी बनाई है, क्या, Na2B4O7.10H2। नेक्स्ट है ज्वेलर्स बोरेक्स, उसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.5H2O, ठीक है। इसको हीट करने पर ये बनता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है बोरेक्स ग्लास, दैट इज NaBO2 प्लस B2O3। कई बुक्स के अंदर आप बोरेक्स ग्लास का फॉर्मूला Na2B4O7 भी देखेंगे। Na2B4O7 जिसे एनहाइड्रस बोरेक्स भी बोलते हैं, एनहाइड्रस समझ गए, Na2B4O7 एनहाइड्रस बोलेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर पानी है ही नहीं। Na2B4O7 को फर्दर हीट कर, देखो इसको हीट किया तो ये बनेगा, इसको हीट करेंगे तो बनेगा Na2B4O7। यहां से आने पर 5 वाटर मॉलिक्यूल चले गए, चले गए। फिर इसको हीट करेंगे, जो बाकी 5 बचे हुए हैं वो भी चले जाएंगे, यानी कि Na2B4O7 बन जाएगा। फिर Na2B4O7 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, NaBO2 और B2O3, ठीक है। इसी, ये जो अभी हीटिंग सिखाई है, इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी प्रॉपर्टी, दैट इज बोरेक्स बीड टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेई मेन एंड जेई एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। करना क्या है, आपको एक प्लेटिनम की वायर लेनी है, ठीक है। प्लेटिनम ही क्यों चूज किया, नॉन रिएक्टिव होता है। उसके ऊपर ये बोरेक्स लगा दिया, और उसको फ्लेम पर, वही बंसन बर्नर फ्लेम, सर ये कौन सा होता है बंसन बर्नर फ्लेम, बंसन फ्लेम कह लो या बर्नर कह लो, ठीक है। बंसन फ्लेम कह लो, बहुत सारे नाम है, ठीक है। ये कौन सा फ्लेम होता है, ये जो आप लैब में नहीं देखते वो वाला फ्लेम, ठीक। अच्छा, प्लेटिनम वायर लिया, उसके ऊपर बोरेक्स डाला और उसको हीट किया, ठीक है। अगर आपने 60 डिग्री सेल्सियस में हीट किया, क्या बनेगा, जस्ट पिछले पेज पे बताया सर। सबसे पहले तो 5 वाटर मॉलिक्यूल चले जाएंगे, फर्दर हीट करेंगे, जो 5 और बचे हुए थे वो फिर चले जाएंगे, और आगे रेड हॉट होने तक हीट करते ही रहेंगे, तो एंड में आपको मिलेगा NaBO2 B2O3। ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास की तरह दिखता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब समझ आ गया, यस। ग्लास मतलब समझ आ गया, हाँ, ग्लास की तरह दिखता है, ठीक है। इस ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास के ऊपर अगर आप कोई मेटल सॉल्ट या मेटल की ऑक्साइड रखें और दोबारा हीट करें, रिपीट करूं, ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास ऑलरेडी यहां पे है, हाँ है। इसके ऊपर आपने कोई मेटल की ऑक्साइड का स्प्रिंकल किया, मेटल चुटकी सी, चुटकी भर के डाला, जैसे चलो मेटल की ऑक्साइड रख ली हमने, कोई कॉपर की रख ली, ये कॉपर ऑक्साइड जो आपने ऊपर से डाली है, B2O3 जो यहां पर ऑलरेडी था, ये दोनों आपस में मिलकर बनाएंगे मेटाबोरेट। क्या बनाएंगे, मेटाबोरेट। तो स्पेशलिटी क्या है सर इस मेटाबोरेट की, अलग अलग मेटाबोरेट का अलग अलग कलर होता है। पहले चेक कर लें बच्चों को, कलर नजर आ जाएगा, हाँ नजर आ जाएगा। जैसे कॉपर मेटाबोरेट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है।
मान लो अलग अलग मेटल के ऑक्साइड आपके 4-5 आपके सामने रख दी, आपसे पूछा गया कौन सी कॉपर ऑक्साइड है, कौन सी क्रोमियम की ऑक्साइड है, कौन सी निकल की ऑक्साइड है, कौन सी आयरन की ऑक्साइड है। आप क्या करेंगे, हर बार ट्रांसपेरेंट ग्लासी मतलब बोरेक्स को हीट करके उसे ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास पे ले आएंगे। फिर उसके बाद उन ऑक्साइड्स को एक एक करके पकड़ेंगे, एक एक करके। पहले एक ऑक्साइड को पकड़ा, इसके ऊपर डाला, फ्लेम में लेके गए, ठीक है। अगर कलर फ्लेम का क्या हो गया, ब्लू हो गया, अगर कलर फ्लेम का ब्लू हो गया, हम कह देंगे ओ अच्छा अच्छा चाहिए, तो कॉपर की ऑक्साइड थी, तो एक हमने चूज कर ली, मतलब एक हमें पता चल गया कौन सी है, उसको साइड कर लिया। बाकी अब 3-4 बच गई, फिर उनको करेंगे बारी बारी से, हर एक का मेटाबोरेट का कलर जो है अलग अलग आएगा। एक बात। दूसरी बात, आप उसे फ्लेम के किस हिस्से में रख रहे हैं, ये बाहर वाले हिस्से में रख रहे हैं, ये जो आपने प्लेटिनम वायर कॉपर ऑक्साइड लिया हुआ था, या उसे अंदर वाले हिस्से में रख रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है फ्लेम का कलर, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड रिड्यूसिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कौन सा है कि जो आप वो ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास के ऊपर आपने मेटल ऑक्साइड रखी हुई थी, आप फ्लेम के पास लेके आए, आप ये बाहर वाले हिस्से की तरफ रख रहे हैं या अंदर वाले हिस्से की तरफ रख रहे हैं। बाहर वाले हिस्से को हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं, अंदर वाले को रिड्यूसिंग फ्लेम बोलते हैं। ऐसा क्यों? पहले अंदर वाला समझते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम के बोलते हैं। अंदर वाले हिस्से में क्या आपको पता है, फ्यूल ज्यादा होगा, ये मान लो मोमबत्ती माननी है, बर्नर मानना है, जो मर्जी मानना है, ठीक है, वो ज्यादा होगा, यहाँ पे गैस ज्यादा होगी या वैक्स ज्यादा होगी अगर मोमबत्ती है ये, ठीक है। वैसे जनरली फ्लेम ही होता है, बंसन बर्नर होता है, ठीक है। वहां पर फ्यूल ज्यादा होगा और ऑक्सीजन की कमी होगी। सर ऑक्सीजन की क्यों कमी होगी? क्योंकि इसके बाहर भी क्या है, फ्लेम है ना, और इस फ्लेम के बाहर ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन अंदर तक नहीं जा पाएगी, तो यहां पर फ्यूल ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगी। यानी कि अगर यहां पर फ्यूल के अंदर यहां पर कार्बन था, क्या था, कार्बन था, तो कार्बन का इनकंप्लीट कंबशन होगा। क्या होगा? इनकंप्लीट कंबशन। सर क्यों होगा इनकंप्लीट कंबशन? बेटा यहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं, और कार्बन की इनकंप्लीट कंबशन से हमें क्या मिलती है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो ब्लू कलर की होती है। इसी कारण अंदर वाला जो हिस्सा फ्लेम का जनरली देखा जाए तो ब्लू कलर का आता है, जनरली देखा जाए तो, ठीक है। बाहर वाले हिस्से के बारे में बात करते हैं। बाहर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और यहां पर फ्यूल की क्वांटिटी कम होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। सर ऑक्सीजन की क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इस फ्लेम के बाहर क्या है, एयर ही तो है ना, तो एयर में ऑक्सीजन काफी ज्यादा होती है। तो ये भी डिपेंड करता है, ये जो कॉपर मेटाबोरेट का ब्लू कलर आ रहा है फ्लेम का, वो डिपेंड कर रहा है आपने उसे रिड्यूसिंग फ्लेम में रखा है या आपने उसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखा है। हर नहीं, पहले तो पेज बताएंगे ना, फिर कलर बताएंगे। चलो पहले यही ठीक है, फिर अब पहले पेज समझा देते हैं। जो मैंने अभी तक आपको समझाया है वो सारा यहां पर लिखा हुआ है, आप पढ़ के देख लीजिए, मैं भी आपको एक बार डिक्टेट कर देता हूं। बोरेक्स को सबसे पहले हीट करेंगे, कब तक हीट करते रहेंगे, जब तक ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास नहीं बन जाता, ठीक। फिर वही मेटल ऑक्साइड डालेंगे, मेटल का सॉल्ट डालेंगे उसी ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास के ऊपर, और फिर दोबारा उसे फ्लेम में रखेंगे। आपने उसे फ्लेम के कौन से हिस्से में रखा है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखा है, तो जो मेटाबोरेट बनेगा अलग कलर देगा। रिड्यूसिंग फ्लेम में रखा है तो मेटाबोरेट का कोई और कलर होगा, ठीक है। वही लिखा हुआ, बोरेक्स इज हीटेड अंटिल वी गेट ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास, देन मेटल salts are added over it and heated again, it will form metaborate which will have different colors in oxidizing and reducing flame। इसी कारण बोरेक्स बीड टेस्ट से हम अलग अलग मेटल आयंस का पता लगा सकते हैं। अलग अलग मेटल आयंस, अलग अलग मेटाबोरेट्स डिफरेंट कलर देंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्लेम में। ये देखिए डिफरेंट मेटल्स, जैसे कोबाल्ट है, उसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखो या रिड्यूसिंग फ्लेम में रखो, ब्लू कलर देगा हमेशा। क्रोमियम दोनों जगह ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखोगे, रिड्यूसिंग में रखोगे, ग्रीन कलर देगा। कॉपर ऐसा नहीं है, कॉपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू कलर का, रिड्यूसिंग फ्लेम में रेड कलर का। किसके कारण? आयन भी लिखे हुए हैं। निकल को अगर आप ऑक्सीडाइजिंग में रखेंगे ब्राउन, रिड्यूसिंग में रखेंगे ग्रे। मैंगनीज को अगर आप ऑक्सीडाइजिंग में रखेंगे वायलेट, और रिड्यूसिंग में रखेंगे तो कलरलेस। यहां पर लिख देता हूं, ये मेटल आयन है, मेटल है।
अगर आपने आयरन को रखा है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में येलो कलर का और रिड्यूसिंग फ्लेम में वो ग्रीन कलर का दिखाई देगा। मेन चैलेंज है इनको याद करना, उसके लिए हमने निमोनिक बना रखा है। हम बात कर रहे हैं सब्जियों की, किसके बारे में? वेजिटेबल्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे सबसे ऊपर देखिए, क्या कई सब्जियां, ठीक है, ब्लू होती हैं, ठीक है, और क्या, बट जो करेला होता है वो ग्रीन होता है, ठीक। कुछ कुछ बेकार होती हैं रेड कलर की, ठीक है, और कोई भी नहीं होती कौन सी? ना ब्राउन होती है ना ग्रे होती है। आपसे पूछा जाए आपको कोई पसंद है तो आप बोलेंगे मुझे वैसे कोई भी पसंद नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है? बट फिर भी मतलब समझ गए, फिर एफी से फिर भी येलो एंड ग्रीन जो है ठीक होती है। इस पूरे को हमने यहां पे लिखा हुआ है। कई सब्जियां जो है वो ब्लू होती हैं बट करेला ग्रीन होता है, ठीक है। कुछ का कू दैट इज कॉपर बेकार होती हैं रेड कलर की, पर नहीं कोई ब्राउन एंड ग्रे, ठीक है। निकल नहीं मतलब निकल, कोई ब्राउन और ग्रे नहीं होती, समझ गए ना। ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, ये रिड्यूसिंग फ्लेम में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, रिड्यूसिंग फ्लेम में। सिर्फ करेला ग्रीन ही लिखा आपने, ऑक्सीडाइजिंग लिखा, रिड्यूसिंग नहीं लिखा, सेम होगा। आपने सिर्फ कोबाल्ट ब्लू ही लिखा, वो ऑक्सीडाइजिंग में भी ब्लू, रिड्यूसिंग में भी ब्लू, ठीक है। मेरी मां से वैसे कोई भी पसंद नहीं है, ठीक है। वैसे से मतलब वायलेट आ जाएगा, कोई का मतलब कलरलेस, पर फिर भी का आयरन, येलो एंड ग्रीन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्वस सॉल्यूशन, बोरेक्स को पानी में डालो तो वो बेसिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि वो किससे मिलके बना हुआ है? बोरेक्स बेसिकली किससे मिलके बना हुआ है? स्ट्रॉन्ग बेस से एंड वीक एसिड से। प्रूफ आपके सामने है, ये रहा बोरेक्स, पानी डाला, क्या बन रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है और साथ में वीक एसिड बन रहा है, ठीक है। इसी कारण ये बेसिक नेचर का स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। हालांकि मेन रीजन इसका ये नहीं है, मेन रीजन इसका हाइड्रोलाइसिस है, जो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जिसका नाम क्या है? इक्विलिब्रियम। बट चलो फॉर द टाइम बीइंग के लिए बोल सकते हैं। और सुनिए, बोरेक्स को वाटर में डाला, क्या बना? बेस बना, स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ में वीक एसिड बना। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज वीक एसिड। ये रिएक्शन यहां पर रुकती नहीं है, नहीं। ये बेस है, ये एसिड है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा। ये को बताने वाली बात है क्या? अब पूरी रिएक्शन लिखे। पहले तो ये दोनों बने थे, इन दोनों में से भी 2NaOH 2H3BO3 के साथ रिएक्ट कर गया, 2H3BO3 के साथ रिएक्ट कर गया, ठीक है। 2NaOH बने थे, दोनों के दोनों NaOH रिएक्ट कर गए। 4H3BO3 बने थे, उसमें से 2H3BO3 रिएक्ट कर गए, यानी कि दो बचेंगे, ठीक है। लिखो जरा, लेफ्ट हैंड साइड Na2B4O7 H2O, 2NaOH रिएक्टेंट में भी लिखना है, प्रोडक्ट में भी, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2H3BO3 रिएक्टेंट में भी लिखना है, प्रोडक्ट में भी, दो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दो बच जाएंगे, साथ में ये तो बनेगा ही बनेगा। SB का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, WA का मतलब वीक एसिड है। वापिस आ रहे हैं, ये फाइनल रिएक्शन है। जब भी आप बोरेक्स में पानी डालते हैं तो ये बनता है। ध्यान से देखिए और बताइए, क्या ये एक वीक एसिड है? हाँ सर, ये वीक एसिड है। ये क्या बेटा? ये सॉल्ट है। सिर्फ किसका सॉल्ट है बेटा? एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बना हुआ सॉल्ट है, ठीक है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, यानी कि जब भी आप बोरेक्स में पानी डालेंगे दो चीजें बनेंगी, एक तो वीक एसिड बनेगा और साथ में क्या बनेगा? सॉल्ट ऑफ वीक बेस, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एसिडिक बफर। सर ये बफर क्या होता है या एसिडिक बफर क्या होता है? बेटा ये हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में, सबसे लास्ट में आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम के, तो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसकी टेंशन मत लेना। मुझे तो यही समझ नहीं आया सर ये एसिडिक बफर कैसे बना है। एसिडिक बफर दो चीजों का मिक्सचर होता है, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो दोनों चीजें प्रेजेंट है, वीक एसिड भी प्रेजेंट है, सॉल्ट भी प्रेजेंट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। बट टेंशन ना लेना, ये एसिडिक बफर कैसे है, इसकी पीएच कैसे निकालेंगे, वो सब हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ, आगे बढ़ते हैं।
मेरे ख्याल से ये जो टर्म है प्राइमरी स्टैंडर्ड, जितना मुझे याद आ रहा है शायद हम रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। बोरेक्स एक यूजफुल प्राइमरी स्टैंडर्ड है। प्राइमरी स्टैंडर्ड कहने का मतलब है जिनकी डायरेक्ट टाइट्रेशन कर सकते हैं, जिनकी हम डायरेक्ट टाइट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और टाइट्रेशन करोगे किसके साथ? करोगे किसके साथ? करोगे एसिड के साथ। क्यों क्यों करोगे एसिड के साथ? भाई ये इसका एक्वा सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है ना, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज बेसिक इन नेचर, ये बेस है, तो इसकी टाइट्रेशन किसके साथ कराओगे? एसिड के साथ ही कराओगे, वही लिखा हुआ है। बोरेक्स इज यूजुअल प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड यूज फॉर टाइट्रेशन अगेंस्ट एसिड्स, ठीक है। एज एक्वा सॉल्यूशन बोरेक्स का बेसिक नेचर का होता है, बता तो दिया। चलिए बेटा अब शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन। बहुत आसान है, पहले तो क्या करना है, बोरिक एसिड को हीट करना है। जैसे बोरिक एसिड को हीट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा, क्या बना लेगा? B2O3 साथ में H2O। ये जो B2O3 है मेटल की ऑक्साइड्स है। शायद आपने क्लास 10th में पढ़ा हो मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए सॉफ्ट मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम वगैरह यूज किए जाते हैं। मान लीजिए नहीं पढ़ रखा है तो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मेटालर्जी। ये B2O3 को रिड्यूस करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेंगे लाइक सोडियम या पोटेशियम वगैरह, ठीक है, या मैग्नीशियम वगैरह भी हो सकता है। तो B2O3 विल बी रिड्यूस टू गिव यू बोरॉन साथ में मेटल, मतलब कि ये मेटल ऑक्साइड्स, ये वाली मेटल ऑक्साइड इसको रिड्यूस कर देगी, ठीक है सर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन की। एक एक प्रॉपर्टी बोरॉन की हम इसी चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं बोलता चलूंगा, आप बस पीछे देखते चलिए क्या डिस्कस कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। अपनी कॉपी में देखिए, क्या बोरॉन का रिएक्शन एयर में ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ क्या पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं? कॉपी में देखिए। क्या बोरॉन का रिएक्शन वाटर के साथ हम पढ़ चुके हैं? क्या बोरॉन का रिएक्शन हम नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स या ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स क्या सबके साथ पढ़ चुके हैं? ठीक है, सब अपनी कॉपी में ऑलरेडी डिस्कस है, तो दोबारा उन बारों में बात नहीं करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी एक्सक्लूसिवली आपके जेईई एडवांस में ही है, ठीक है। AlCl3 सॉलिड फॉर्म में कैसे बनाया जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इसमें, वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लेंगे Al2O3। क्या हम सब ने पढ़ा हुआ है एल्यूमिना, जिसे Al2O3 बोलते हैं आप, वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, यानी कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा एसिड की तरह काम करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा बेस की तरह काम करेगा। तो एसिड डाल दिया इसमें, खुद बेस की तरह काम करेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, बन गया, दैट इज AlCl3 एक्वस प्लस H2O, सॉल्ट बन गया। बट प्रॉब्लम यहां पर AlCl3 में क्या है, हमें AlCl3 सॉलिड फॉर्म में चाहिए, यहां पर बन रहा है एक्वस। तो कौन सी बड़ी बात है सर, थोड़ा गरम वरम कर लो। जैसे ही आप इसे गरम करेंगे ये दोबारा Al2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से ही खत्म, कोई फायदा ही नहीं हुआ। मुझे बनाना था AlCl3, ठीक है, मैंने पहले Al2O3 में HCl डाला, AlCl3 एक्वस बन गया, पानी की फॉर्म में आ गया। मैंने कहा चल यार पानी इवेपोरेट करा लेते हैं, ठीक है, गर्म करने रख दिया। जैसे गर्म करने रखा वो दोबारा फिर एयर के साथ रिएक्ट करके दोबारा Al2O3 बना दिया, यानी कि कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि हमें जो यहां पर AlCl3 एक्वस मिलता है, दैट इज एन आयनिक कंपाउंड, नॉट ए कोवलेंट कंपाउंड। ये आयनिक नेचर का होता है, ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट होते हैं, क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोराइड आयन तो आपने लिख दिए, एल्यूमिनियम आयन को ऐसे क्यों लिख दिया आपने, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ हाइड्रेटेड होते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये वाला मेथड तो हम यूज नहीं कर सकते। इसी कारण हम क्या करेंगे, AlCl3.6H2O लेंगे, उसमें से ड्राई HCl पास करेंगे। एक्वस HCl क्यों नहीं पास करोगे, रीजन पता चल गया, एक्वस HCl क्यों नहीं पास करोगे, ठीक। तो ड्राई HCl पास करेंगे और हमें मिल जाएगा क्या, AlCl3 ड्राई स्टेट में। एक और तरीका है एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने का, एल्यूमिनियम लेंगे, क्लोरीन लेंगे, हीट करेंगे दोनों को, AlCl3 बन जाएगा। प्रिपरेशन पढ़ ली। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। AlCl3 एक सब्लाइमेबल सॉलिड है। सब्लाइमेबल का मतलब समझ आ गया होगा आपको, हीट करेंगे तो सीधा किसमें कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। तो ये रहा AlCl3, हीट किया सीधा AlCl3 गैस में कन्वर्ट होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले आप जवाब दीजिए फिर बात करेंगे। AlCl3 क्या एल्यूमिनियम 13th ग्रुप का है? यस। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? यस। क्या एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड्स बनाएगा? यस। क्या
अभी भी एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना? तो सर ऑक्टेट कंप्लीट करवा लो, या कंप्लीट करवाने की एटलीस्ट कोशिश तो करो। जैसे BF3 है, BF3 में ये में भी यही प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम BF3 में भी यही प्रॉब्लम है ना? बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ने बॉन्ड बना ली, और अभी भी शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, बट ये ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है बाय बैक बॉन्डिंग। याद है? याद है कि वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां पर भी करवा लो। यहां पर बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती, बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। सर क्यों नहीं हो सकती बैक बॉन्डिंग? क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग होने के लिए कंडीशन याद है, ये दोनों में से कोई एक, या तो दोनों सेकंड पीरियड के होने चाहिए, या एक सेकंड और एक थर्ड पीरियड का होना चाहिए। ये भी थर्ड पीरियड का है, ये भी थर्ड पीरियड का है, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग के द्वारा ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बैक बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती, बट ऑक्टेट तो कंप्लीट करना ही है ना भाई? हाँ करना है। तो फिर क्या कराएंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये Cl ब्रिजिंग लाइगेंड की तरह काम करेगा, ब्रिज की तरह काम करेगा। एक तरफ कोवलेंट, दूसरी तरफ कोऑर्डिनेट, एक तरफ कोवलेंट, दूसरी तरफ कोऑर्डिनेट। और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है। sp3 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, है। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा सकता है एल्यूमिनियम का, कितना है? यहाँ पर 4 है। AlCl3 एग्जिस्ट एज डाइमर। डाइमर मतलब एक AlCl3 दूसरे AlCl3 से जुड़ जाता है, ठीक है? एंड फॉर्म एस कैसे? Al2Cl6, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका हूं। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, किसी होमवर्क वगैरह में दिया था। क्लास तो मेरे को याद नहीं है, बट शायद मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया था कि BF3 मोनोमर की तरह एग्जिस्ट करता है, AlCl3 डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। देखना किसी होमवर्क में दिया, मुझे मतलब कि लग रहा है, तो आई थिंक सही ही लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलम्स ये होते क्या हैं? डबल सॉल्ट होते हैं। सर डबल सॉल्ट का मतलब दो सॉल्ट आपस में जुड़े होते हैं, ठीक? सर इनका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, M2SO4 M-2SO4 का होल थ्राइस एंड 24H2O। सर ये M2SO4, ये M क्या है? ये तो सल्फेट है, सल्फेट है, पानी है। ये M और M डैश क्या है? M जो है ये मोनोवैलेंट मेटल है, कोई भी मेटल जिसकी वैलेंसी +1 होनी चाहिए। अच्छा ये सोडियम आयन हो सकता है, हाँ। पोटेशियम आयन हो सकता है, हाँ। रुबिडियम आयन हो सकता है, हाँ। सीजियम आयन हो सकता है, हाँ, ठीक है। या कोई और आयन भी हो सकता है, NH4 पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, लिखे हुए सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, अमोनियम आयन, बट नॉट लिथियम आयन। लिथियम आयन डबल सॉल्ट्स नहीं बनाता है, यही एनोमलस बिहेवियर भी है लिथियम का। वापिस आ रहे हैं। सर ये M डैश क्या होगा? ये कोई भी मेटल होगा जो कि ट्राई वैलेंट होगा, जिसकी +3 वैलेंसी होती है। क्रोमियम आयन हो गया, Fe3 पॉजिटिव आयन हो गया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन हो गया, ठीक। सर कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए M का या M डैश का। ऑर्डिनेशन नंबर होता है कितनों के साथ जुड़ा हुआ है, एक M कितनों के साथ जुड़ा हुआ है, वो 6 आएगा। सर प्रूफ करिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th में प्रूफ होगा ये, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? पोटैश एलम। पोटैश एलम जिसे आप फिटकरी भी बोलते हैं, नाम सुना हुआ है? फिटकरी, ठीक है। K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ये देखो M2SO4 M-2SO4 का होल थ्राइस .2H2O। M कोई भी ऐसा मेटल जिसके ऊपर +1 चार्ज हो, M डैश कोई भी ऐसा मेटल जिसके ऊपर +3 चार्ज हो। फिटकरी आपने देखा होगा यार, जब आप शेव वगैरह करवाते हैं उसके बाद बार्बर जो है सबसे पहले फिटकरी लगाता है। उसका कारण है कि अगर कहीं पे कट वगैरह लग गया हो तो ब्लड आ रहा होगा, वहां से ब्लड आ रहा होता है तो फिटकरी उसके ऊपर लगाई जाती है और वो ब्लड को कोगुलेट कर देती है। कोगुलेट कहने का मतलब है ब्लड को बिल्कुल जमा देती है। जमाने का मतलब जहां पे कटा हुआ था वहां से बाहर आ रहा होगा खून, वहां पर आप फिटकरी लगाएंगे तो कोगुलेशन हो जाएगा, ब्लड वहीं पे जम जाएगा, यानी कि ब्लड का बाहर आना रुक जाएगा। जो बाहर आया था वो जम जाएगा और बाहर आना रुक जाएगा। एलम को बनाया कैसे जाता है? इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, मेरे ख्याल से क्लास 11th के प्रैक्टिकल्स में भी है, किया होगा वेल एंड गुड, नहीं किया हुआ तब भी कोई टेंशन नहीं है। आज भी पढ़ा था, पहले भी पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हो। एलुमिना
एम्फोटेरिक होता है, एसिडिक से रिएक्ट कराओगे सॉल्ट बनाएगा, बन गया बन गया बन गया, ठीक है। इस सॉल्ट के अंदर पोटेशियम सल्फेट डालो और इनको क्रिस्टल्स बनाने के लिए रख दो। 2-3 दिन के बाद देखेंगे, ठीक है, पानी में डाला, थोड़ा और गर्म किया, क्रिस्टल्स बनाने के लिए रख दिया, थोड़े देर बाद आप देखेंगे, तो थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे तो वहां पर क्रिस्टल्स बने होंगे पोटैश एलम के, फिटकरी के। प्रॉपर्टीज बताइए एलम की, ठीक है। क्या फिटकरी में एक बड़ी अलग सी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कि जब भी इसे आप हीट करते हैं फिटकरी को तो ये स्वेल हो जाता है, पहले तो स्वेल हो जाता है, ठीक है, फूल जाता है। फिर उसके बाद भी अगर आप इसे हीट करते रहेंगे तो ये बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में आ जाता है, अमरफस सा हो जाता है, पाउडर फॉर्म में आ जाता है, ठीक। सर इसका यूज क्या है? एक तो अभी अभी बताया, यूज एज ए कोगुलेंट फॉर ब्लड, है ना। कहीं पे अगर ब्लड वगैरह आ रहा हो तो अगर आप फिटकरी से रब कर देंगे, ठीक है। ये कोगुलेशन को हमने डिटेल में भी पढ़ना है, चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12th में, ठीक है। यूज्ड एज ए कोगुलेंट फॉर ब्लड, ब्लड को रोकने के काम आता है। ये यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, ये तो आप लोगों ने देखा भी होगा। बेयर ग्रिल्स का एक प्रोग्राम आता है ना, मैन वर्सेस वाइल्ड। मैन वर्सेस वाइल्ड में आपने कई बार देखा होगा, कहीं पर भी वो अगर पानी का उसे कोई सोर्स मिल जाता है जंगल वगैरह में और वो बहुत ज्यादा पानी गंदा होता है, ठीक है, तब वो क्या करता है, उस पानी के अंदर फिटकरी डालता है, जिससे क्या होता है, जो वाटर के अंदर सस्पेंडेड इंप्योरिटीज होती हैं, सस्पेंडेड का मतलब समझ रहे हो ना, जो पानी में तैर रही होती हैं इंप्योरिटीज, उनका कोगुलेशन हो जाता है, नीचे बैठ जाती हैं, हैवी हो जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर वाला पानी काफी हद तक साफ हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे वायरस मर गए, बैक्टीरिया मर गया पानी का, नहीं ऐसा नहीं है, बट एटलीस्ट दिखने में तो काफी ज्यादा साफ हो जाता है। कुछ इंप्योरिटीज तो नीचे सेटल डाउन हो ही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलुमिना, दैट इज Al2O3। एलुमिना का एक और नाम भी है, कोरोंडम भी बोलते हैं इसे, ठीक है। एलुमिना आपने देखा ही होगा, जो भी पर्सन जेम स्टोन्स पहनते हैं, जैसे मैंने ये एक जेम स्टोन है जो पहन रखा है, ठीक है, इसका जो मेन कंपोनेंट है, इन जेम स्टोन्स का जो मेन कंपोनेंट है वो एलुमिना ही है, एलुमिना से बने हुए हैं। हर एक जेम स्टोन मेनली एलुमिना से ही बना हुआ है। इन फिर इनके कलर अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर अलग अलग मेटल आयन की इंप्योरिटी होती है। जैसे जनरली ट्रांजिशन मेटल आयन की इंप्योरिटी होती है जेमस्टोन्स के अंदर। जैसे अगर एलुमिना के अंदर क्रोमियम आयन की इंप्योरिटी है तो वो बन जाता है रूबी, रेड कलर का होता है ये। और कोई मेटल आयन की इंप्योरिटी होगी, कलर चेंज हो जाएगा। एलुमिना की प्रिपरेशन, प्रिपेयर कैसे किया जाएगा? बेयर्स प्रोसेस क्लास 12th में डिटेल में पढ़ना है हमें। आज देख रहे हो, आज बहुत सारी रेफरेंस दे रहा हूं मैं क्लास 12th की। क्यों? क्योंकि चैप्टर ही ऐसा, सॉरी टॉपिक ही ऐसा है जो हमने क्लास, और बताऊं, अभी अभी हमने प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन पढ़ी, ऐसे ही पी ब्लॉक का सिलेबस निकाल के देखिएगा जेई एडवांस का, उसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम भी लिखा हुआ है। सर आपने तो पढ़ा ही नहीं प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स पे आ गए सीधा क्या सीधा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम भी हमारा क्लास 12th में मेटलर्जी चैप्टर है, या एक्सट्रैक्टिव प्रोसेसेस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स भी बोलते हैं उस मेटल्स चैप्टर को। तो उसमें मेटलर्जी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एल्यूमिनियम की प्रिपरेशन। तो आज बहुत सारे रेफरेंसेस हैं क्लास 12th के, इस कारण दे रहे हैं। ये प्रोसेस भी क्लास 12th में पढ़नी है, बट आज भी एक बार पढ़ लेते हैं। बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस में होता क्या, हम लोग इम्प्योर एल्यूमिनियम से, सॉरी एम्प्योर एल्यूमिना से प्योर एल्यूमिना बनाते हैं। जैसे एल्यूमिना हमने ले लिया इम्प्योर, बेटा इसके अंदर मेनली 3 तरह की इंप्योरिटीज होती हैं। एक होती है Fe2O3, TiO2 एंड SiO2, ठीक है। एल्यूमिना है, उसके अंदर ये 3 तरह के और होती है एल्यूमिना, आप बॉक्साइट और भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब वो निकालते हैं उसे तो इसके अंदर मेनली ये 3 तरह की इंप्योरिटीज होती हैं। इनको हटाना है, कैसे हटाएंगे? आप डालेंगे इसमें NaOH। NaOH इसके साथ तो रिएक्ट नहीं करता, इसके साथ तो रिएक्ट नहीं करता, यानी कि ये तो सॉल्यूशन के बीच में ही रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, ठीक है। इसके साथ और इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, कर गया, इसके साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है, ये सोडियम मेटाएल्यूमिनेट बना लेता है। इस और इसके साथ भी रिएक्ट कर लेता है, सोडियम सिलिकेट बना लेता है। फिर अब इन दोनों को सेपरेट करना है। पहले इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे और फिर हीट करेंगे, बन जाएगा, पहले ये बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हीट करने पर ये बना लेता है Al2O3 डॉट XH2। शुरू भी Al2O3 से हुआ था, खत्म भी Al2O3 पे हुआ है। फिर फर्क क्या है, यहां पर
3 इम्प्योरिटीज थी, यहां पर कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है। ये दोनों इम्प्योरिटीज तो वैसे ही पीछे छूट गई थी क्योंकि इसके साथ रिएक्ट नहीं करी थी। ये सिलिका तो रिएक्ट कर गया था, बट CO2 डालने पर सिर्फ यही प्रेसिपिटेट होगा, सोडियम सिलिकेट जो बना था वो पीछे ही छूट जाएगा, सॉल्यूशन में पीछे छूट जाएगा, तो अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, उसको हीट करेंगे तो ये इम्प्योर था, ये प्योर है। सर Al2O3 की प्रॉपर्टीज बताओ, सब पढ़ चुके हैं जी, आज भी पढ़ी है चैप्टर में, मतलब पता शायद 5 7 10 बार, तो जब से 11th पढ़ा रहे हैं तब से पढ़ ही चुके हैं। एल्यूमिना एम्फोटेरिक नेचर का होता है, आज भी रिएक्शन करिए, आज भी ठीक है। लो पिछले पेज पे भी करिए, लो बेस के साथ एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है, और दिखाऊं, लो एसिड के साथ एक्ट कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है, तो ये तो एल्यूमिना एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूजेस क्या है एल्यूमिना के, ये एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। सर ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या होता है? ऐसा मटेरियल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। जब भी मेटलर्जी में, जिस कंटेनर के अंदर मेटलर्जी होती है, बहुत बड़े ब्लास्ट फर्नेस वगैरह होते हैं, उनके अंदर एल्यूमिना ही लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, अंदर मेटलर्जी करते टाइम टेम्परेचर बढ़ भी जाए तो ब्रिक्स वगैरह मेल्ट ना हो जाए, इसी कारण एल्यूमिना लगाया जाता है। यूज्ड एज एन एब्रेसिव, ठीक है, फ्रिक्शन से किसी चीज को साफ वगैरह करने के या काटने के काम भी आता है। इसी के साथ हमारा पी ब्लॉक का 13th ग्रुप फिनिश हो गया बेटा। थर्मोडायनेमिक्स की जो एक्स्ट्रा क्लास है वो हम कल देंगे आपको, ठीक है। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, होप सो आप उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। एंड मंडे को आपको उसकी क्लास मिलेगी। 13th ग्रुप फिनिश हो गया, 14th ग्रुप रह गया, उसको भी करके आपका पी ब्लॉक भी फिनिश हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स की क्लास कल आएगी। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।